सन 335 ईस्वी भारत सैकड़ों छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां, दक्षिण में घने जंगल और नदी की घाटियां। हर राज्य में छोटे राजा अपनी सीमाओं की रक्षा में व्यस्त थे। इसी समय मगध के राजमहल में एक युवा राजकुमार समुद्रगुप्त जन्मा। बचपन से ही उसने तलवार और घुड़सवारी में कौशल दिखाया। उसकी आंखों में साहस और ज्ञान दोनों झलकते थे। यह राजकुमार भविष्य के महान सम्राट बनने वाला था। उसकी तलवार ने साम्राज्य फैलाया और उसकी कलम ने सभ्यता को नई ऊंचाइयां दी। आज हम जानेंगे कैसे इस भारतीय नेपोलियन ने स्वर्णिम गुप्त युग की बुनियाद रखी। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त के पौत्र और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उनके बचपन में ही युद्ध और घुड़सवारी में महारत थी। किंवदंतियां कहती हैं कि पिता ने उन्हें राज्याभिषेक के लिए योग्य नहीं समझा और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण के लिए दूर भेज दिया। पर जब दुश्मनों ने मगध घेरा, युवा समुद्रगुप्त ने अकेले सेना का नेतृत्व किया और विजय प्राप्त की। इस वीरता के बाद उन्हें योग्य उत्तराधिकारी घोषित किया गया। राजगद्दी मिलते ही उन्होंने दिग्विजय अभियान शुरू किया। उत्तर भारत के छोटे और बड़े राजा उनकी सेना के सामने झुक गए। उनकी रणनीति थी, जल्दी हमला करो, दुश्मन को संभलने का मौका न दो। प्रत्येक विजय ने उनके साम्राज्य को मजबूत किया और गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 प्रमुख राजा और कई छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की। हर युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि राजनीति और कूटनीति का भी अद्भुत उदाहरण था। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद स्तंभ में उनकी वीरता और विजय का विवरण लिखा। समुद्रगुप्त ने विजयों को 4 प्रकार में बांटा: उन्मूलन, अधीनता, आश्रित राज्य और मित्रता। गंगा घाटी के कई राजाओं को उन्होंने सीधे अपने साम्राज्य में शामिल किया। दक्षिण के राजाओं को अधीनता में रखा, सीमांत राज्यों को कर देने वाले बनाया और विदेशी शक्तियों से मित्रता कर साम्राज्य की स्थिरता बनाई। उनकी सेना में हाथी, घुड़सवार और धनुर्धर थे। हर विजय ने उनके साम्राज्य को आकार दिया और गुप्त साम्राज्य को महाशक्ति बनाया। समुद्रगुप्त ने केवल उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के कई राज्यों में भी अपनी शक्ति स्थापित की। वे सीधे दक्षिण नहीं गए, बल्कि दूरस्थ राज्यों पर अधीनता स्थापित की, जिससे प्रशासन आसान हुआ। कांची, पांड्य और चेर राज्यों के राजाओं ने उनकी सेना के सामने झुककर कर चुकाया, पर समुद्रगुप्त ने उन्हें मारने या उनकी स्वतंत्रता छीनने की बजाय सामंत बनाए रखा, जिससे राजाओं में विश्वास बना और साम्राज्य स्थिर रहा। उनकी सबसे बड़ी धार्मिक और राजनीतिक उपलब्धियों में से एक था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में घोड़े को छोड़ा जाता और यदि कोई राज्य उस घोड़े को रोक नहीं पाता तो वह राजा उसे अपना अधीन मानता। समुद्रगुप्त ने इस यज्ञ के माध्यम से अपनी श्रेष्ठता और शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरे भारत में उनका प्रभाव बढ़ा। अश्वमेध यज्ञ के दौरान उनके दरबार में कवि हरिशेन ने उनकी विजय और शौर्य का वर्णन किया। यह यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश भी था कि समुद्रगुप्त अजेय और धर्मपरायण दोनों थे। उनकी सेना में हाथी, घुड़सवार, धनुर्धर और पैदल सेना शामिल थी। इस शक्ति और बुद्धिमत्ता ने समुद्रगुप्त को भारत का अजेय सम्राट बनाया। समुद्रगुप्त केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि कवि और संरक्षक भी थे। उनके सोने के सिक्कों पर वीणा बजाते चित्र मिलते हैं, जो उनकी कला और संगीत के प्रेम को दर्शाते हैं। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को संरक्षण दिया। नालंदा और अन्य विश्वविद्यालयों में विद्वानों को प्रोत्साहन मिला। उनके शासन में संस्कृत साहित्य, नाट्यकला, वास्तुकला और शिल्प चरम पर थे। उनके दरबार में कवि, विद्वान और कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। यह समर्थन केवल सांस्कृतिक नहीं था, बल्कि साम्राज्य की शक्ति और स्थायित्व का संकेत भी था। उनके शासन में सोने के दीनार सिक्कों ने व्यापार को फलने फूलने में मदद की। यह आर्थिक स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक था। इसी कारण गुप्त युग को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। लगभग 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त का निधन हुआ। उन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़ा, हिमालय से दक्कन तक, असम से पंजाब तक।
उनके पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसी नींव पर भारत का स्वर्ण युग खड़ा किया। क्यों नेपोलियन? क्योंकि वे अजेय योद्धा थे, लेकिन उनसे आगे थे। उन्होंने युद्ध और कला का अद्भुत मेल किया। उनका साम्राज्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक था। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण में उनकी अधीनता केवल नाम मात्र की थी। इलाहाबाद स्तंभ पर राजाओं का विनाश जैसी अभिलेखियां उनकी शक्ति और निर्णायकता को दर्शाती है। समुद्रगुप्त की विरासत आज भी सिक्कों, शिलालेखों, मंदिरों और नालंदा जैसी संस्थाओं में जिंदा है। वे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने भारत की अवधारणा को एकजुट किया। वे साबित कर गए कि शक्ति और संस्कृति एक साथ फल सकती है। आज जब आप नालंदा की विरासत देखें, कालिदास की कविता पढ़ें या गुप्तकालीन कला पर नजर डालें, तो याद रखिए, यह सब संभव हुआ एक ऐसे योद्धा कवि की देन से जिसने इतिहास को दोहरी विजय दी, रणभूमि पर और मानव मन पर। समुद्रगुप्त, जिसकी तलवार ने साम्राज्य बनाया और वीणा ने सभ्यता गढ़ी।